हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है धातु के प्रकार के ऊपर। हमने इसके पहले के दो वीडियो में धातु किस किस पॉइंट्स लकार पढ़े, धातु के पद पढ़े, धातु का वाच्य पढ़ा। अब हम जानेंगे धातु मतलब क्रियाएं, कितने प्रकार की जो वर्ब हैं या धातु हैं वो संस्कृत में हैं। तो संस्कृत भाषा में कुल ऑलमोस्ट 2000 के आसपास धातु हैं। मतलब जितनी भी क्रियाएँ, जितने भी काम हम कर सकते हैं वो सब एक्शन है, वो सब धातु में आ जाते हैं। इसका क्लासिफिकेशन करने के लिए आचार्यों ने दो प्रकार माना है। पहला प्रकार में उसको सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक में डिवाइड किया है। दूसरे में इसको 10 गणों में विभाजित किया हुआ है। मतलब जो 2000 धातुएं हैं उनको सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक और गण, ये दो प्रकार का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो अकर्मक धातु, सकर्मक और द्विकर्मक धातु क्या होती है हम देख लेते हैं। अकर्मक धातु सीधी वो धातु होती है जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, जैसे कि जागना, सोना, बढ़ना, घटना, मरना, जीना, रोना, सोना, कांपना, ये सब जो जितने भी एक्शन है वो डायरेक्ट कर्ता के ऊपर पड़ रहे हैं। मतलब अगर जाग रही हूँ मैं तो नुकसान या फ़ायदा किसका होने वाला, मेरा होने वाला है ना। ठीक है, अगर मेरे कुछ बीमारी हो गई है तो मेरा नुकसान किसका होने वाला है, मेरा नुकसान होने वाला है। मृत्यु मेरी होने वाली, जन्म मेरा होने वाला है। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट एक्शन है वो किस पर पड़ रहा है, कर्ता के ऊपर पड़ता है इसमें एक्शन। ठीक है, अब यही इसी के हिसाब से सादे उदाहरण है और आप आसानी से समझ जाएंगे कि फिर इनका मतलब क्या हुआ। तो ये सब हो गए। सकर्मक मतलब जिसका एक कर्म होता है, डेफिनेटली एक कर्म होगा। जब कोई एक्शन होगा तो उसका एक कर्म और क्रिया में सिर्फ इतना फर्क होता है कि क्रिया जो हो रही है उसका जो आउटपुट निकल के आएगा वो कर्म होता है। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर भी पड़ता है वो कर्म। जैसे कि राधा मूर्ति बनाती है तो मूर्ति जब बन रही है, बनना एक क्रिया है और जो बना रही है उसका जो फल आएगा वो क्या होगा, मूर्ति बन जाएगी ना पूरी उस एक्शन के बाद से। खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने में हाथ चल रहा है, सब कुछ चीज़ें डल रही हैं, सब हो रहा है, उसका आउटपुट क्या है, खाना बन गया, खाना रेडी होगा ना उस एक्शन के खत्म के बाद। तो दैट इज़ अ कर्म। तो प्रभाव क्या है क्रिया का उसके ऊपर, कम से खाना बनाना, तो खाना बनाने की क्रिया का जो प्रभाव आएगा लास्ट में वो ये आएगा कि खाना बन के रेडी हो जाएगा। आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा एक बन के रेडी हो गया, वही है यहाँ पर। तो जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें आती हैं वो सब ज़्यादातर धातुएं सकर्मक ही होती हैं, 60% 70% के आसपास। द्विकर्मक धातुएं कौन सी होती है, एक प्रधान धातु होती है और एक सेकेंडरी धातु होती है। इसमें कुछ उदाहरण है, जैसे दोहना। अगर कोई गाय को दूध दोहता है तो दो एक्शन साथ में हो रहे हैं ना। एक तो गाय का एक्शन जुड़ रहा है कि वो दूध निकाल रही है, दूसरा एक्शन आदमी का हो रहा है कि वो दोह रहा है। तो इस तरीके से है। दंड देना, पचना, ये कुछ द्विकर्मक धातुएं हैं। सब 15-16 धातुएं द्विकर्मक होती हैं, मैंने सारी नहीं लिखी हैं। तो ये अकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक, ये दो चीज़ें आप बहुत अच्छे समझ लीजिए कि अकर्मक धातु का प्रभाव सिर्फ कर्ता के ऊपर पड़ता है, सकर्मक धातु का प्रभाव कर्म के ऊपर, मतलब कि कोई जो एक्शन हो रहा है उसका जो परिणाम निकलने वाला उसके ऊपर है। और द्विकर्मक धातु का प्रभाव जो है, द्विकर्मक धातु जो है वो दोनों दो एक्शन वाली होती हैं। अब जैसे कि एक सिंपल उदाहरण है, 3 मैंने बनाए। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, दुर्योधन अत्यंत क्रोध करता है। दुर्योधन का अत्यंत क्रोध करना किसके ऊपर प्रभाव कर रहा है, दुर्योधन के ऊपर ही नुकसान करेगा, तो वो अकर्मक हो गई। लेकिन वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, मतलब वो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, महाभारत लिख रहे हैं। जब उनकी वो रचना करने का, लिखने का काम खत्म होगा तो महाभारत बन चुकी होगी, दैट इज ऑब्जेक्ट। सो सकर्मक। गुरु शिष्य के लिए धर्म को बताता है, तो गुरु शिष्य के लिए धर्म को बताता है, गुरु शिष्य को बता रहा है, किसके लिए, धर्म के लिए। तो दो एक्शन हो गए ना, तो इसलिए ये द्विकर्मक धातु हो गई। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो गण के हिसाब से। गण कुछ नहीं है, 10 गण हैं। उन गणों का जो फर्स्ट नाम है, जैसे भवादि गण है, तो वो है जो सबसे पहले उसमें धातु को इनरोल्ड किया गया। जैसे 2000 धातुएं हैं तो 2000 धातुओं में से एक धातु उठा के भू धातु जहाँ पे आ गई वो उस गण का नाम भवादि गण रख दिया। फिर अदादि गण में अध धातु सबसे पहले आ गई तो अदादि गण, मतलब जो धातु सबसे पहले आई है उसी के नाम के हिसाब से उस गण का नाम है। बस इसके अलावा इसमें और कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है उसके क्लासिफिकेशन में, उनके नाम में। किस गण में कितनी धातुएं आई हैं वो मैंने लिख दी हैं। टोटल 2000 धातुओं का जो क्लासिफिकेशन है, भवादि गण में 1035 धातुएं आती हैं। आपके सिलेबस में जो धातुएं, मैंने सिर्फ यहाँ पे वही धातु लिखी है। जैसे भू सत्तायम धातु है, भू मतलब होना है, तो उसका जो रूप है वो भवती है। छी मतलब क्षय, क्षय मतलब होता है नष्ट होना, क्षयति के रूप, क्षयति के हिसाब से रूप बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे वो एक शब्द लिख दिया, अब इसके रूप आप आगे बना लीजिए लट लकार के हिसाब से, लंग लकार के हिसाब से, लट के, लोट के, विधि लिंग के 5 लकार हैं उसके हिसाब से। ठीक है, आत्मनिपद और परस्मैनिपद दोनों के, तो टोटल 10 आपको रूप हो गए। गम गतव मतलब जाना, गच्छति। पा पाने मतलब पीना कोई भी चीज़ को, पिबति। पच पा के पकाना, पचति। दृश्य दिखना, पश्यति। त्यज त्यागना, त्यजति। जीव मतलब प्राण धारण, जीवति। तो ये जो शब्द हैं इतने आपके सिलेबस में भवादि गण की धातुएं हैं। बस इसके अलावा मैंने और कोई डिटेल नहीं बनाया है। सिंपल आप गण
मैं ये धातु है, आप गण रखना हो आपको नाम याद रखिए नहीं रखिए, लेकिन ये धातुएं जरूर होनी चाहिए आपको लर्न, इनके जो रूप हैं लकार के हिसाब से। अदादि गण में 72 धातुएं हैं। अध धातु अध भक्षणे भोजन करना आती, हन हिंसाया गत्यो वध करना हंती, वागति गंधनेयो गंध का प्रसार वाती, पारक्षणे रक्षा करना पाती, अस संताप्या वर्तमान काल का जो रूप है अस्ति, वर्तमान काल में रहने के लिए अस्ति का प्रयोग आपने कईयों वाक्यों में देखा होगा। स्वस्थ मतलब शयन करना स्वपिति, स्वप मतलब सोना स्वपिति, ब्रू मतलब बोलना व्रतीति। तो इस तरीके से ये अलग अलग रूप हैं। फिर नेक्स्ट है 3rd नंबर का जो इत्यादि गण, इसमें 24 धातुएं थी। धा धारण पोषणयो धारण पोषण दधादि, प्र पालन पूर्णयो, ये आपके सिलेबस में यहाँ पर ये टर्म लिखा हुआ है। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये क्या लिखा हुआ है, आप जस्ट सिंपल इसको देख के आपको कौन सा रूप याद करना है आप तो वो देखिए बस, ठीक है। ये जितना पूरा ये लिखा हुआ है उससे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिए। मैंने ये संस्कृत का और आपके सिलेबस से लिया, उसका हिंदी मीनिंग यहाँ पर लिखा और उससे जो रूप याद करने वो यहाँ पे लिख दिए हैं। हा त्यागे मतलब छोड़ना जहाती, दा दान दान करना ददाती। दिवादी गण में कितनी है 140। दिवादी गण क्यों है इसका नाम, क्योंकि सबसे पहले दिवु क्रीड़ादव धातु का आया है नाम। दिव्यति त्रति उदेगे डरना तृष्यति, पुष पुष्टव पुष्ट होना पुष्यति, नस नष्ट होना नश्यति। सबसे ज़्यादा भवादी गण में फिर कम है। कुप क्रोध करना कुप्यति, तुष प्रसन्न होना तुष्यति, स्नेह करना स्नेहति, जृ बूढ़ा होना जीर्यति। फिर स्वादादि गण में है 35। स्वादादि धातु में सबसे पहले जो है वो ची चयने चुनना चिनोती। आपके में स्वादादि गण की प्रथम धातु नहीं है इसलिए यहाँ पे उसका नाम नहीं लिखा। आपके में सिर्फ 3 धातु हैं, श्रवणे सुनना शृणोति, शक सकना सकनोति। तुदादि गण में 157 धातुएं हैं। इसकी पहली धातु आपके सिलेबस में तुद व्यदने दुख देना मतलब तुदति, कृष लेखने जोतना कृषति, लिख लेखने लिखना लिखति, दिस दान करना दिशति, कृंत काटना क्रंदति। आपको बस ये ऐसा लिख के आएगा एग्जाम में, जैसे कृत धातु के रूप लिखिए, दिस धातु के रूप लिखिए, लिख धातु के रूप लिखिए। अब पूरा भी आ जाए तो आपको ये मैंने बता दिया तो आपको बनना चाहिए। छिप मतलब फेंकना छिपति, स्प्रश मतलब छूना स्प्रसी। रुधादि गण में 25 धातु है। रुद्ध आवरणे मतलब रोकना रुणति, विदरी विदारणे भेदन करना विनत्ति, भुज भोजन करना भुनक्ति। फिर है तनादि गण में 10 धातु हैं। तनु विस्तारे मतलब फैलना तनोति, देखो तनु से तनादि गण बना। क्रय मतलब करना करोति, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूप है यहाँ पर, है ना। क्रयादि में 61 धातुएं हैं। प्रिय तर्पणे कंतौ च प्रसन्न करना प्रणाति, यहाँ पे वो आपका क्रयादि का फर्स्ट धातु नहीं है। ग्रह उपादाने स्वीकार करना ग्रहति, ज्ञा अवबोधने मतलब जानना जानाति। लास्ट है 10 नंबर का चुरादि गण का 44 धातु है। इसमें ताड़ मतलब ताड़ना ताड़यति, धृ मतलब धारण करना धरति, कथ मतलब वाक्य प्रबंधने कहना कथयति, साध मतलब साधयति। तो इस तरीके से आपके सिलेबस में जितनी धातुएं थी उसको मैंने यहाँ पर गणों के हिसाब से लिख दिया है। आप सिंपल जो पीछे के रूप हैं उनको लिख के अपने रूप बना के याद करिएगा। ये जो जितना लिखा हुआ है इसको मैं परेशान नहीं होइएगा, इसके मैं रूप बता दिए हैं आपको। अब ऐसे ही आत्मनेपद के भी रूप हैं आपके में, ये तो पूरे परस्मयी पद के रूप थे, अभी आत्मनेपद के जो रूप हैं वो बता। कुछ धातुएं तो वही हैं पर कुछ अलग धातु हैं। जैसे भवादि गण की कौन सी धातु ली है इन्हें, वृत्तु वर्तने मतलब रहना वर्तते, वर्ध धातु मतलब वर्णा वर्धते, लब धातु मतलब पाना लभते। ये जो धातुएं हैं ये ज़्यादातर आत्मनेपद में यूज़ होती हैं, इसीलिए इन्होंने आत्मने, क्योंकि इनका जो प्रयोग ऐसे वाक्य में होगा जहाँ पर अपने लिए काम, जैसे बढ़ना है तो किसके लिए बढ़ रहा है, अपना शरीर बढ़ रहा है यदि, तो वहाँ वर्धते यूज़ हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर इन धातुओं के नाम स्पेशली दिए हुए हैं। रुच मतलब रोचना, रुचि किसी चीज़ में होगी तो आपकी ही होगी। सेव मतलब सेवा करना। और फिर अदादि गण में कौन सा है, 2 हैं। शींग स्वप्ने मतलब सोना, आप स्वयं ही तो सोएंगे। ब्रू मतलब बोलना, आप स्वयं बोलेंगे, आपका अपने ऊपर प्रभाव पड़ेगा इसका, तो आत्मनेपद के ये रूप इसीलिए हैं। जो इत्यादि मतलब कि पोषण धारण धत्ते, दा मतलब दान देना दत्ते। इसमें शब्द ये धातु ये बदल गई है, परस्मयी पद में यहाँ पे कुछ और नाम है और यहाँ पर आत्मनेपद में और नाम है। तो इसीलिए जब आत्मनेपद का शब्द आएगा तो धारण पोषण में पुष्यति वाला आएगा परस्मयी पद में, लेकिन आत्मनेपद में जब आएगा तो धत्ते आएगा यहाँ पर। ये इतने एक गौर से देखने की चीज़ है ना। दिवादी गण में क्या है, कहाँ पे थे हम, हाँ दिवादी गण में क्या है, जनि प्रादुर्भाव मतलब पैदा होना जायते, मन मतलब मनना मन्यते, चिंतन करना जो होता है, बुद्ध मतलब समझना बुद्धते। आप देखिए गौर करिए जितनी भी धातुएं आ रही हैं वो सब आत्मनेपद मतलब अपने ऊपर आप कर सकते हैं। पद मतलब चलना, आप स्वयं पैरों से चलेंगे, खुद चिंतन करेंगे, खुद बुद्धि से समझेंगे। विद मतलब रहना विद्यते। स्वादि मतलब चीज, चयने मतलब चुनना, किसी चीज़ का चयन स्वयं ही तो करोगे आप।
तुदादिगण में तुद व्यदने मतलब चुनना, कृश विलेखने मतलब जोतना, म्री मतलब मारना, म्रियते विद मतलब प्राप्त करना, विंदते मुंच मतलब छोड़ना, मुंचते सिंच मतलब सींचना, सिंचते। रुधादिगण में रुधिर आवरणे मतलब रोकना मतलब रुंधे, विदिर विदारणे वेदन करना, भिनते भुज मतलब भोजन करना, भुगते। तनादिगण तनु विस्तारे मतलब फैलाना, तनुते, क्रिय करणे करना, कुरुते, वहाँ पे करोती था, यहाँ पे कुरुते हैं। क्रव्यादिगण में प्रिय तर्पणे कांते चा प्रसन्न करना, ग्रह उपादाने स्वीकार करना, ज्ञा मतलब जानना, जानीते। ठीक है, वहाँ पर दूसरा रूप है, क्या रूप है, चलिए अब आप उसको कंपैरिजन करेंगे ना तो आप उसको समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमें यहाँ पे करना है। ये देखिए, ये यहाँ पर आपका, मैं एक बस उदाहरण समझाती हूँ फिर बाकी का आप समझिएगा। यहाँ पर हमने तनु विस्तारे में तनुते लिया हुआ है और यहाँ पर हमने तनु विस्तारे में क्या लिया हो, तनोति लिया हुआ है ना। इसी तरीके से आप देखिएगा हर जगह आपको फ़र्क मिलेगा। प्रिय प्रणय क्रांते प्रणयते ग्रह उपा, ये मैंने पढ़ा चुकी हूँ, अभी क्या रह गया था हमारा, हाँ, चुरादि धातु का चुर मतलब चोरी करना, स्वयं ही करोगे चोरी भाई। कथ कहना, कथ्यते, घोष शब्द करना, घोषते, भक्ष भोजन करना, भक्षते, छाल धोना, छाल्यते। तो इस तरीके से गण हैं। ये गण मैंने इसलिए समझाए हैं कि आपके सिलेबस में जिस तरीके से लिखे हैं ना तो बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। आप कुछ भी कन्फ्यूजन मत होइए, आप जो ये पीछे के मैंने वर्ड लिख दिए हैं आप इन वर्ड्स को लिखिए, इनके आत्मनेपद पद और परस्मैपदी पद के रूप पांचों लकार में लिख लीजिए, दैट्स इट। आत्मनेपद पद की जो क्रियाएं हैं अलग से दी हुई हैं, वो इसलिए स्पेशली दी हुई हैं क्योंकि उन क्रियाओं का प्रयोग आत्मनेपद पद मतलब किसके लिए, स्वयं कर्ता के लिए जो होता है वहाँ पर वही क्रियाओं के नाम लिखे हुए हैं। परस्मैपदी पद में उन क्रियाओं के नाम लिखे हुए हैं जहाँ पर आप दूसरों के लिए काम ज़्यादातर करते हैं। जब हम वाक्य ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बशर्ते आपने ये रूप अच्छे से आत्मनेपद और परस्मैपदी पद के याद किए हों, तभी हम आगे कारक और उसके बेस पर जो ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन के बेस पर जो वाच्य, तीनों एक ही चीज़ें हैं। आपको कारक समझना है, कारक के बाद आपको ट्रांसलेशन बताए जाएंगे, ट्रांसलेशन के बाद आपको वाच्य परिवर्तन और प्रत्यय बताए जाएंगे। तो ये तभी पॉसिबल है, देन यू हैव द नॉलेज ऑफ द शब्द रूप और धातु रूप अकॉर्डिंग टू लकार और अकॉर्डिंग टू ऑल विभक्तिस, तभी हम इन चीज़ों का ट्रांसलेशन कर पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए मैंने ये सीक्वेंस के हिसाब से वीडियो बना रही हूँ कि जो चीज़ पहले ज़रूरी है वो पहले आपको पता होना ही चाहिए। तो मैंने धातु के जितना भी धातु के रिलेटेड टर्म थे, लकार है, गण हैं, क्रियाओं के प्रकार हैं, वाच्य है, पद है, वो सब मैंने वीडियोस में बना दिए हैं। अब हम नेक्स्ट संधि और समास के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम कारक पढ़ेंगे क्योंकि संधि समास भी बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। तो वो समझाने के बाद हम कारक और अनुवाद और वो सब पढ़ेंगे क्योंकि उसके बाद फिर कारक अनुवाद वाच्य एक ग्रुप में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होंगी और आपको याद करने में आसानी होगी। याद करना मतलब याद ही करना होता है, आपको उसको लर्न नहीं करना है और उसको आराम से लिखिए और बार बार पढ़िए, बार बार पढ़ने से ही ये याद होते हैं। वन सिटिंग इज़ नॉट सफिशिएंट कि आप एक बार बैठे और पूरा याद कर लिया, नो पॉसिबल। आप धीरे धीरे ही याद करिए इसको, स्टार्टिंग से जब आपका एडमिशन से लेके एंड तक आप धीरे धीरे इनको पढ़ते रहिए, आपको एंड में ये जरूर से याद होंगे और आपको हेल्पफुल भी होंगे। इसीलिए आप देखिए सिलेबस में जो कारक हैं, जो ट्रांसलेशन वाला पोर्शन है, जो वाच्य वाला पोर्शन है, वो थर्ड टर्म में है के एग्जाम में है, क्योंकि जब आप ये सब पढ़ चुके होंगे तभी आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और धातु रूप और शब्द रूप इसलिए फर्स्ट टर्म में है, क्यों है, क्योंकि सबसे पहले आपको ये याद करना है। आप देखिए ना सिलेबस का क्लासिफिकेशन किस तरीके से बनाया है, इसीलिए बनाया कि पहले आपको क्या जरूरत पड़ेगी, तभी तो दूसरा फिर संधि समास है, फिर तीसरा ये सब ट्रांसलेशन वगैरह है। तो उसी हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे और उस हिसाब से आपको पढ़ना भी चाहिए अगर आपको अच्छे से समझना है संस्कृत को। तो चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो को आप देखिए और लर्न करिएगा।